नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे प्राचीन इतिहास के सीरीज का 28वां वीडियो है और आज का हमारा विषय है दक्षिण के राजवंश। कल हम लोगों ने उत्तर भारत के राजवंशों के संबंध में अध्ययन किया था। आज हम लोग दक्षिण भारत के राजवंशों के संबंध में परिचयात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे। इन राजवंशों का संबंध प्राचीन भारत के राजवंशों से है, यानी कि दिल्ली सल्तनत से पहले का दक्षिण भारत का राजवंश का हम लोग संक्षिप्त परिचय लेंगे। इससे पहले हम लोग ने उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के राजवंशों की जानकारी ली थी, किंतु धीरे धीरे साउथ में भी संस्कृतियां पनप रही थी और राजवंश स्थापित हो रहे थे। किंतु उत्तर एवं दक्षिण भारत के राजवंशों में अंतर देखें तो उत्तर भारत के राजवंश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विशाल हुआ करते थे, जैसे कि मौर्य वंश, गुप्त वंश और वर्धन साम्राज्य। परंतु दक्षिण भारत के भौगोलिक स्थिति और प्रणाली की वजह से, प्रणालियों के अंतर्गत ग्रामीण स्वायत्तता की वजह से बड़े राज्य स्थापित नहीं हुए, किंतु इन राजवंशों का इतिहास पर प्रभाव रहा है। इसके साथ साथ इनका कला, साहित्य और साहित्य पर भी प्रभाव रहा है। इनको आधार बनाकर इनको इतिहास की पुस्तकों में स्थान दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं दक्षिण के राजवंशों के संबंध में अध्ययन करते हैं, यानी कि 1100 AD से पहले का दक्षिण के राजवंश कौन कौन थे, उनके संबंध में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। इसमें सबसे पहला है सातवाहन वंश। इससे पहले हम लोगों ने इसके संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। हमने देखा था कि अशोक की मृत्यु के बाद बहुत सारे छोटे छोटे प्रांतीय शासक उत्तर भारत में भी आज़ाद होने लगे थे और दक्षिण भारत में भी नए नए राज्यों का उदय हुआ। वहाँ पर भी उसी वंश में सातवाहन वंश का उदय हुआ था। हम लोगों ने इसके संबंध में जानकारी ले ली थी, आप पीछे जाकर आप देख सकते हैं इसके संबंध में, बट थोड़ी सी यहाँ लिंक स्थापित करने के लिए हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो पहला अपना है सातवाहन वंश, जिसके संस्थापक के रूप में सिमुक को जाना जाता है। उसके बाद ये आंध्र के नाम से भी जाने जाते हैं, ये मस्ट है, ये आंध्र के नाम से भी जाने जाते हैं तथा इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है। अंतिम महान शासक एकना सातकर्णी था, जिसका समय काल 175 से लेकर 225 AD के बीच में था और 225 AD तक आते आते यह वंश समापन होने लगा। 225 AD तक ये वंश बहुत ही कमज़ोर हो गया था तथा पल्लव वंश जो दक्षिण भारत में थे वो शक्तिशाली होने लगे और इस वंश का समापन हो गया। ठीक है। इसके बाद दूसरा अपना महत्वपूर्ण वंश है पल्लव वंश। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण वंशों में से एक है तथा इसका समय काल 300 AD से लेकर 1000 AD का बीच में है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि उत्तर भारत में उस समय गुप्त साम्राज्य भी अपने उत्थान पर था, उत्थान हो रहा था उसका। इसका चरमोत्कर्ष काल भी 330 AD से लेकर 550 AD के बीच में रहा है तथा इसके संस्थापक के रूप में शिव स्कंद बर्मन को जाना जाता है और इनका 600 से 900 AD के बीच में, ध्यान रखिएगा, मध्य में पांड्या एवं चालुक्य, याद रखिएगा, पांड्या एवं चालुक्यों के बीच में बहुत सारे युद्ध हुआ इनका और 1000 AD के पास आते आते चोल वंश ने इसका अंत कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, इनका लड़ाई पांड्या और चालुक्यों से हुआ और चोल वंश ने इनका समापन कर दिया। इसके बाद मंदिर निर्माण के क्षेत्र में पल्लव शैली विकसित हुई। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कला के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि दक्षिण भारत के राजवंशों का कला के क्षेत्र, साहित्य में बहुत ज़्यादा ही योगदान रहा है। इनके एक शासक रहे नरसिंह वर्मन द्वितीय, मस्ट है, आप लोग नाम याद कर लीजिएगा एग्जाम की दृष्टि से। 605, ये बहुत ही शांति प्रिय शासक थे। अगर कोई शांति प्रिय शासक होगा तो साहित्य कला में रुचि होगी। ठीक है। तो इन्होंने कैलाशनाथ मंदिर बनवाया, मस्ट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो कि दक्षिण भारत की जितनी भी मंदिरें हैं वो द्रविड़ शैली से बनाई जाती है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि मंदिर निर्माण की शैली में द्रविड़ शैली। इससे पहले हम लोग मूर्ति कला का अध्ययन किया था, जिसमें के अंतर्गत गांधार अमरावती कला जो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था उसमें प्रमुख था। तो इसमें यहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर बनवाया जो कि द्रविड़ शैली में था, इसको याद रखिएगा। तो एक मंदिर है और कैलाश मंदिर, वो एलोरा में है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और कैलाशनाथ है ये। तो अगर कैलाशनाथ से अगर नाम से ही है, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं तो भगवान शिव से संबंधित ही होगा। तो आप लोग इससे ध्यान रखिएगा। इसे चट्टानों को काट कर बनाया गया है इस मंदिर को तथा यह कांचीपुरम तमिलनाडु में है। मस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा कि कांचीपुरम तमिलनाडु में है। और इस समय यहाँ पर प्रांतों को, जो मतलब इस राज्य में प्रांतों को राष्ट्र कहा जाता था तथा इसके प्रमुख को राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांत आगे चलकर विषय में बंटते थे तथा यहाँ पर विषयक नियुक्त किए जाते थे तथा ये जो विषय थे आगे चल के गाँव में विभाजित हुआ करते थे और गाँव को कोट्टम कहा जाता था। तो
तो थोड़ी सी ये जानकारी होगी। सातवाहन और पल्लव, और पल्लवों का अंत 1000 AD के आसपास चोल वंश ने किया था। तो आइए अब चोल वंश के संबंध में अध्ययन करते हैं। दक्षिण के राजवंशों में अगला वंश है अपना चोल वंश। इन्होंने ही पल्लवों को समाप्त किया था तथा इसका समय काल देखेंगे कि इसका समय काल 100 AD में इसकी शुरुआत होती है, फिर बाद में ये रुक जाती है। जैसे कि एक गोताखोर होता है कि एक बार पानी में सर घुसाता है फिर बाहर निकालता है, इसी तरह इस वंश का भी इसी तरह का अस्तित्व रहा है कि एक बार डूबा है फिर उठेगा। तो इसी तरह 100 AD के पास इसका अस्तित्व था, किंतु फिर ये 850 AD से लेकर 1310 AD तक शासन किया था। ये तमिलनाडु एवं कर्नाटक के क्षेत्र पर अधिकार किया तथा इसके आरंभिक शासक करिकाल चोल थे तथा इनकी राजधानी तंजावुर थी। ठीक है, हमने अभी देखा कि दूसरी सदी में इसका शासन समाप्त हुआ, फिर से 850 AD में इसका पुनः उत्थान हुआ। फिर उसके बाद देखेंगे इसकी समाप्ति का कि 1310 AD में इसकी समाप्ति हो गई, जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मलिक कफूर ने इस पर हमला कर इसकी समाप्ति कर दी, इसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद चोल वंश के योगदानों को देखें तो इनका पंचायती व्यवस्था एवं मंदिर प्रणाली में प्रमुख योगदान रहा है। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ प्रमुख शासकों में देखें तो राजेंद्र चोल है, जिनके शासनकाल में यह वंश चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। इसके जिनका समय काल 1012 AD से लेकर 1044 AD के बीच में रहा है तथा इनके पास एक बहुत बड़ी नौसेना थी। ये क्वेश्चन आता है कि क्या चोल वंश के पास नौसेना थी? तो हाँ, एक बहुत बड़ी नौसेना थी तथा इनका विस्तार साउथ ईस्ट एशिया तक रहा है। इसके बाद एक मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहदेश्वर मंदिर, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं हाल ही में एग्जाम दिया, उसमें भी ये आया हुआ था। चोल वंश के द्वारा बनाए गए सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है तथा ये एक शिव मंदिर है जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में है, जिनके निर्माता, ये नाम याद रखिएगा, राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था। इसलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये रहा अपना चोल वंश। आगे देखते हैं। दक्षिण के राजवंशों में अगला वंश है चालुक्य, जिसका समय काल 500 से लेकर 1100 AD के बीच में रहा है। चालुक्यों को आरंभिक काल, उत्तर पश्चिम काल और बाद के कालियों के अंतर्गत इसको बांट कर देखते हैं, बट ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि GS पॉइंट ऑफ व्यू से। चालुक्यों में अगर हम देखें तो बादामी के चालुक्य अलग आते हैं, वेंगी के चालुक्य अलग आते हैं, कल्याणी के चालुक्य अलग आते हैं। तो आप GS के स्तर पर बस इनकी परिचयात्मक जानकारी ले लीजिए, बट इनके जो कला और साहित्य का जो पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दक्षिण भारत के राजवंशों के लिए। तो ये काफ़ी है, इतना ही परिचयात्मक जानकारी ही काफ़ी है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लोग किताब निकाल के पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं इससे संबंध में। चालुक्य मूलतः ये कर्नाटक के शासक थे, ठीक है ना। और ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में इनका विस्तार से उल्लेख किया गया है। ह्वेनसांग आप लोग याद करेंगे कि हर्षवर्धन के काल में एक चीनी बौद्ध यात्री आए हुए थे, तो उनकी यात्रा विवरण में चालुक्यों के बारे में संबंध में दिया गया है। उसके बाद चालुक्य वंश की शुरुआत 500 AD से होती है, जो कि उस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन शासन किया करता था। उसके बाद इनके शासकों में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं पुलकेशिन द्वितीय। इससे पहले पुलकेशिन वन थे, जिनका समयकाल 543 से लेकर 567 AD के बीच में रहा है, तथा दूसरे अपने हुए हैं पुलकेशिन द्वितीय, जिनका समयकाल 610 AD से लेकर 642 AD के बीच में रहा है। ये हर्षवर्धन के समकालीन थे, इसको ध्यान रखिएगा। पूछता है कि उत्तर भारत में जब हर्षवर्धन का काल था तो जब उस समय चालुक्य शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय थे। ये कर्नाटक इतिहास के सबसे महान शासक थे और इसने सभी युद्ध जीते थे। इसके अलावा इस वंश के समापन राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने इस वंश को अंत कर दिया था। तो ये रहे अपने चालुक्य। दक्षिण के राजवंशों में राष्ट्रकूट का सबसे विशाल साम्राज्य था, जिनका समय काल 750 से लेकर 975 AD के बीच में रहा है। ये सातवाहन शासकों के भीतर राज्य किया करते थे तथा इसके संस्थापक में दंती दुर्ग को जाना जाता है। राष्ट्रकूट जैन धर्म को मानते थे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि दक्षिण भारत के शासक अक्सर धर्मनिरपेक्ष हुआ करते थे, लेकिन ये जैन धर्म को मानते थे, इंपॉर्टेंट है। और इनके शासन काल में एक बहुत ही शानदार कलाकृति उभरी है, एलिफेंटा की गुफाएं। इनको बनाने में राष्ट्रकूट शासकों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये जो मुंबई के पास है एलिफेंटा द्वीप, आप लोग ध्यान रखिएगा, स्थित वहाँ 6 बड़े पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया है।
6वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनाने की शुरुआत महाराष्ट्र के कलचुरी राजवंश ने प्रारंभ किया था और बाद में जाकर राष्ट्रकूटों ने बहुत चीज़ें उसमें जाकर जोड़ी थी। उसके बाद ये जो एलिफेंटा गुफा है, ये पूरी की पूरी 6 इसकी पूरी की पूरी छत 6 स्तंभों पर जो एक कतार में है उस पर टिकी हुई है। ठीक है। उसके बाद दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए हैं तथा यहाँ पे मुख्य देव शिव को माना गया है तथा शिव के अलग अलग स्वरूपों को दर्शाया गया है, जिसके अंतर्गत पहला स्वरूप है नटराज, जिसके अंतर्गत नृत्य के राजा कहा जाता था। तो योगेश्वर जिन्हें महायोगी कहा जाता है। अंधक राक्षस संहार, शिव पार्वती विवाह तथा शिव गंगा स्वरूप को दर्शाया गया है। इसके अलावा शिव के मूर्ति को महेश की मूर्ति कहा जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, शिव की मूर्ति को महेश की मूर्ति कहा जाता है, जिसके अंतर्गत सृजनकर्ता ब्रह्मा को जाना जाता है, पालनकर्ता विष्णु को तथा संहारकर्ता शिव को जाना जाता है। एक थोड़ा सा फैक्ट है, कृष्ण प्रथम इसी राजवंश से संबंधित है जिन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। पीछे था अपना कैलाश नाथ मंदिर। तो ठीक है, अब देखते हैं अगला मदुरई का पांड्या, जो कि अंतिम राजवंश है इधर का। मदुरई के पांड्या, ये पांड्या राजवंश दक्षिण भारत के सबसे प्राचीनतम राजवंशों में से भी एक है, जिसकी राजधानी मदुरई रही है। चोल वंश के समानांतर इनका उल्लेख मिलता है तथा संगम साहित्य को इन्होंने भी संरक्षण दिया था। इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका में इनका उल्लेख मिलता है। उसके बाद लगभग 1300 AD के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति इनके अंतिम शासक पराक्रम देव को पराजित कर पांड्या राजवंश को समाप्त कर दिया। तो अभी तक हम लोग दक्षिण के राजवंशों में सबसे पहले हम लोगों ने सातवाहन वंश का अध्ययन किया, उसके बाद पल्लव का, उसके बाद चोल का, उसके बाद चालुक्य, उसके बाद राष्ट्रकूट, उसके बाद पांड्या। तो ये रहा अपना दक्षिण का राजवंश। कल हम लोग चोल वंश के थोड़े से और अध्ययन करेंगे, जिसके सांस्कृतिक, उसके कला और अन्य पहलुओं पर हम लोग इस पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।